Good morning, बच्चों. Now we are going to start a new topic. टॉपिक तो आपका वही है टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, बट उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिस कॉन्सेप्ट्स की आज हम लोग बात करेंगे. तो बच्चों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो टीचिंग से रिलेटेड हैं. आप सभी लोग देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल के अंदर स्लाइड्स में, जो ये तीसरा स्लाइड है, इसमें हमने लिखा है सब टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग टेक्निक्स कॉमा मेथड्स कॉमा स्ट्रेटजीज एंड अप्रोच. मीन्स आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शिक्षण की तकनीक, जिसको आप शिक्षण प्रविधि भी कहते हैं. उसके बाद है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि या शिक्षण का तरीका. फिर है तीसरा स्ट्रेटजीज, जिसको बोलते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है शिक्षण रणनीति या शिक्षण की युक्ति. कहीं कहीं आप किताब में पढ़ेंगे शिक्षण की व्यूह रचना. और उसके बाद जो उसमें और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज अप्रोच, टीचिंग अप्रोच, शिक्षण के उपागम या शिक्षण के दृष्टिकोण या शिक्षण की अवधारणा. यस, तो ये जो आपने देखा कि जो आज का हमारा सब टॉपिक है कि शिक्षण तकनीकी, शिक्षण की विधि, शिक्षण की रणनीतियाँ और शिक्षण के जो है उपागम यानी कि दृष्टिकोण, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की मीनिंग को थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है हिंदी में संकल्पना या संप्रत्यय. तो आप कहीं कहीं किताब में पाएंगे संकल्पना लिखा हुआ है कहीं पे और संप्रत्यय भी लिखा हुआ रहता है. तो कॉन्सेप्ट जो होता है एक्चुअली दे आर डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. ये अमूर्त विचार होते हैं या एक सामान्य जो है धारणा होती है लोगों के बीच में, जो लोगों की दिमाग में, उनके बोलने में और उनके विचारों में मौजूद रहती है. यानी कि जब भी हम कोई चीज बोलते हैं या हमारे दिमाग में कोई बात रहती है या हमारे विचार में कोई बात प्रकट होती है, वो जो सारी चीजें हैं ये अमूर्त रूप में होती है, जो दिखाई तो नहीं पड़ते लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में मौजूद रहते हैं. दे आर अंडरस्टूड टू बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट्स एंड बिलीफ्स. ऐसा माना जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी धारणाएं होती है, वो हमारे विचारों, हमारे विश्वासों को बनाने वाले जो है छोटे छोटे जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. कहने का मतलब जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपस में मिल करके हमारे विचारों में, हमारे विश्वास में, हमारी बातचीत में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे मन के अंदर मौजूद होती है. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन. कहने का अर्थ यह है कि कॉग्निशन की प्रक्रिया में, कॉग्निशन मतलब ज्ञान वृद्धि, यानी कि जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है, जो भी ज्ञान से संबंधित कार्य होते हैं, उससे संबंधित सभी पक्षों में कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है. जब कॉन्सेप्ट होते हैं, संप्रत्यय होते हैं, तो उसके आधार पे हमारा जो है कॉग्निशन होता है, हमारा जो है संज्ञानात्मक विकास होता है और संज्ञानात्मक क्रिया को हम लोग करते हैं. आपने पढ़ा होगा, आप सबको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था स्कीमा. याद कीजिए, स्कीम्स, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताए थे, वो जीन पियाजे के द्वारा दिए गए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत था उसके अंदर आपने पढ़ा था. तो वहां भी आपने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये जेरमी ब्रूनर का जो टीचिंग मॉडल्स है उनके थियरी से लिया गया है.
तो जर्मी ब्रूनर ने ये कहा कि हर इंसान के अंदर जन्म से लेकर के आगे की उम्र तक विचार जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट के रूप में, संप्रत्यय के रूप में अलग अलग कैटेगरी में बनते हैं और उसी के आधार पे लोग जो है ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो एक तरफ जर्मी ब्रूनर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, संप्रत्यय की बात करते हैं, दूसरी तरफ जीन पियाजे स्कीमा और स्कीम्स की बात करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करने के बाद मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा, जो आज हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप सभी बच्चों को इस स्लाइड के ऊपर एक डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है, एक फ्लो चार्ट जैसा दिख रहा है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जो है हमने बनाए हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे क्लासरूम एक्टिविटीज, वर्ग कक्ष के अंदर होने वाली क्रियाकलाप। वर्ग कक्ष के अंदर कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। ये सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं और एक्टिविटीज इनके क्लासरूम के अंदर चलती है। लेकिन इसी एक्टिविटीज को अगर शिक्षक चाहे तो कुछ अलग ढंग से सोच करके, कुछ खास तरह के शिक्षण तकनीक का उपयोग करके बच्चों को किसी काम के लिए सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा सकते हैं। जो 2 नंबर पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है टेक्निक, ये हो गया शिक्षण की जो है तकनीक या प्रविधि। और शिक्षण प्रविधि के बाद जो है तब जो है उसके ऊपर, यानी कि उससे जो बड़ा चीज है वो है मेथड। मेथड्स को हमने अंडरलाइन किया है, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। और टीचिंग मेथड से भी बड़ा चीज होता है टीचिंग स्ट्रेटजी, जो कि आप चौथे नंबर पे देख रहे हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी का मतलब शिक्षण की रणनीति, शिक्षण की युक्ति या शिक्षण की व्यूह रचना। स्ट्रेटजीज का मतलब है, ये एक्चुअली मिलिट्री साइंस में, आर्मी में आप सबने सुना होगा कि इंडियन आर्मी की ये स्ट्रेटजी है, पाकिस्तानी आर्मी की ये स्ट्रेटजी है कि ऐसे सिचुएशन में भी वो सीमा पार से गोलाबारी करते हैं और जानबूझकर ऐसा करते हैं जिससे कि वो जो है मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में एंट्री करा सके। तो स्ट्रेटजी जो होती है उसमें कई तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरफ जो है वो गोलाबारी कर रहा है, दूसरी तरफ जैसे वो सैनिकों को, आतंकवादियों को अपने हिंदुस्तान में घुसाने की कोशिश कर रहा है, तीसरी तरफ जो है वो ट्विटर पे जैसे भारत को बदनाम करने के लिए एक अलग तरह का मुहिम चला रखा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये उदाहरण देने का अर्थ ये था, ये मतलब था कि स्ट्रेटजी में क्या होते हैं कि कई सारी विधियां होती, कई सारे तरीके होते हैं। यानी कि शिक्षण की जो रणनीति होती है या व्यूह रचना होती है, उसमें शिक्षक कई प्रकार के शिक्षण विधियों का सहायता लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तब जा करके उनका जो पढ़ाने का जो मकसद रहता है, जो उनका दृष्टिकोण रहता है, यानी कि जो शिक्षण उपागम है, जो अप्रोच है, वो पूरा होता है। तो इस डायग्राम में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि वर्ग कक्ष के अंदर, एक नंबर पे देखिए, सब लोग देखिए, गुड, वेरी गुड, यस। तो एक नंबर पे आपने देखा कि क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज होती है। अगर उस एक्टिविटीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अप्लाई किया जाता है और उसको सीखने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है, तो उसको शिक्षण की तकनीक कहते हैं। और बहुत सारे तकनीक को मिला करके शिक्षण की विधियां बनती है, और शिक्षण की बहुत सारी विधियों को मिला करके शिक्षण के जो है स्ट्रेटजी बनते हैं, शिक्षण की रणनीति बनती है। और कई सारे शिक्षण रणनीतियों को, शिक्षण युक्तियों को, शिक्षण की व्यूह रचनाओं को मिला करके शिक्षण का उपागम होता है, यानी कि शिक्षण का दृष्टिकोण होता है। ये चीज मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दिया है कि बाद में जब आगे वाले स्लाइड्स में जब हम पढ़ेंगे, आगे वाले जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ इन सारे चीजों का क्या रोल है और ये टर्म्स जो है शिक्षण में कैसे उपयोग में आते हैं। ये जितने भी टर्म्स आपने देखे हैं, दे आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये सभी टर्म्स, ये सभी प्रोसीजर्स जो हैं बहुत ही कठिन हैं,
समझने में थोड़ी सी कठिनाई आप लोगों को होगी, क्योंकि पहली बार इन चीजों को आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ चीज हैं जो ऑलरेडी आप सुने होंगे और जानते भी होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि शिक्षण तकनीकों का अर्थ क्या होता है, शिक्षण तकनीक क्या होती है। तो शिक्षण तकनीक जो होती है, यह किसी कक्षा में, यह एक कक्षा में शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षक के द्वारा अनुसरण किए गए विभिन्न चरणों, नियमों, दिशा निर्देशों की एक विस्तृत सूची होती है। यानी कि क्लास में एक टीचर जो है क्या क्या जो है काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस नियम का पालन करेंगे, किस दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे, वो सारे चीज को ध्यान में रख करके शिक्षक जो है बच्चों से एक्टिविटीज करवाते हैं, काम करवाते हैं। और वो सारे चीज इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनको किसी खास चीज को पढ़ाना है, सिखाना है, समझाना है। इसका दूसरा हम अर्थ देखते हैं। शिक्षण तकनीक का दूसरा अर्थ ये है कि यह तत्काल उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षक की शैली या एक चाल होती है, एक जो है ट्रिक होता है। यानी कि सभी शिक्षक जो आपने देखे होंगे आपके स्कूल में बचपन में जो पढ़ा रहे होंगे टीचर्स, तो आपने गौर किया होगा या याद कीजिए, या अपने कॉलेज में जो सभी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो सबका अपना अपना टीचिंग स्टाइल होता है, सबके अपने अपने टीचिंग ट्रिक्स होते हैं। और ये ट्रिक्स वो क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उनको जो टॉपिक उस दिन उस कक्षा में उस पीरियड में पढ़ाना होता है, उसके जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनके तत्कालिक उद्देश्य होते हैं, उसको पूरा करने के लिए टीचर जो है अपने खास स्टाइल में, खास तौर तरीके से काम को करने के लिए, बच्चों को क्रियाएं करने के लिए बाधित करते हैं, उत्साहित करते हैं। और जब शिक्षक इन सारी क्रियाओं को पहले से प्लान करके आते हैं और कराते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है, बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है। अब हम अगले पॉइंट्स में चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े शोर मचा रहे हैं, खास करके हिंदी की कक्षा में जो लैंग्वेज टीचिंग होती है, खास के इंग्लिश में, हिंदी में। तो वहाँ पे कभी कभी टीचर क्या बोलते हैं, सभी बच्चे मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन का मतलब साइलेंट रीडिंग। पूरा क्लास शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि शिक्षक ने यह दिशा निर्देश दिया, उनके दिमाग में यह तरीका है, उनके सोचने का यह तरीका है कि अगर मैं बच्चों को साइलेंट रीडिंग करने के लिए बोलता हूँ, तो सारे बच्चे क्या होंगे, चुप बैठ जाएंगे, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। जब कोई बच्चा नहीं बोलेगा तो क्लास में किसी भी प्रकार की जो है शोर शराबा जो है होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, अनुशासनहीनता की समस्या खत्म हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी कम से कम साइलेंट रीडिंग में कुछ तो पढ़ेंगे। तो ये जो है एक टीचिंग का टेक्निक है, ये जो है शिक्षक के द्वारा अपनाई गई एक जो है स्टाइल है, तकनीकी है, प्रविधि है। दूसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि अचानक शिक्षक क्लास में बच्चों के सामने एक प्रश्न रख देते हैं और पूरी क्लास के बच्चों को बोलते हैं कि आपके पास केवल 40 सेकंड का समय है, इसका जवाब दीजिए। और बच्चों के दिमाग में एक आंधी तूफान सा एक जज्बात उत्पन्न किया जाता है कि बच्चों आपके पास केवल 40 सेकंड का समय है, आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए। यस, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो इसमें क्या होता है, सभी बच्चों का लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, सभी बच्चों के अंदर जो है कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है बहुत ही हाई हो जाता है और बच्चे दिमाग पर जोर डाल करके सोचना शुरू करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी कि ये जो होता है मस्तिष्क का तूफान, हिंदी वाले में देखिए मैंने इसको हिंदी में भी दे दिया है। मस्तिष्क का तूफान कहने का मतलब कि ब्रेन स्टॉर्म करना, बच्चों के दिमाग में तूफान पैदा करना, जल्दीबाजी में उनको सोचने के लिए मजबूर करना। या थोड़ी देर के लिए ऑडियो वीडियो का उपयोग करते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाना है, मान लीजिए कि आप बच्चों को जल की समस्या के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर यदि किसी बड़े नेता ने या किसी बड़े पर्यावरणविद ने किसी तरह की कोई खास संदेश दे रखे हैं, तो उसका ऑडियो क्लिप आपने सुना दिया क्लास में, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिए, ऑडियो क्लिप चालू, बच्चों ने उसको सुन लिया।
और सारे बच्चे शांत हो गए। बच्चों को ये बात सुनने के बाद समझ में आ गई कि वो आज का जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड है और हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं ये सारे तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। टीचिंग का अपना अपना, सभी टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप टीचिंग टेक्निक्स के अर्थ को समझ सकते हैं और क्लास में इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आप देखिए क्लास में एक दूसरा जो मैं अभी आपको स्लाइड पे दिख रहा है, पिक दिख रहा है, इसमें एक महिला शिक्षक बच्चों को दो तरह की तस्वीर दिखा रही हैं और बच्चों से ही पूछ रही, अच्छा बच्चों ये बताओ ये किन की तस्वीर है, ये किन की तस्वीर है, इस दोनों में क्या अंतर है, ये कौन है, ये इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये क्या है, क्रिएटिव टीचिंग टेक्निक है। क्रिएटिव इस तरह से कि बच्चों के अंदर दिमाग में एक उद्वेलन पैदा होती है, बच्चे जो है एक्साइटेड होते हैं और जिन बच्चों के पास जवाब नहीं होते हैं वो बच्चे भी सोचते हैं, कोशिश करते हैं और वो भी जवाब देने की कोशिश करते हैं और सभी बच्चे इसमें प्रसन्नता पूर्वक भाग लेते हैं और टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में जो है काफी जो है एक्टिव हो जाते हैं। अब हम टीचिंग टेक्निक के बाद चलते हैं शिक्षण विधि, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सुना है और खास करके बीएड में या किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षण विधि की ही चर्चा होती है। हर जगह, हर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह देखेंगे। क्यों? टीचिंग मेथड क्लास में शिक्षकों के द्वारा अपनाए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और शिक्षण पद्धति से ही क्लास में एक शिक्षक बच्चों को किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के विषय वस्तु को पढ़ाते हैं। लेकिन अभी जो आपने देखा इसके पहले कि शिक्षण की जो टेक्निक थे, शिक्षण की जो प्रविधि थी, उसकी सहायता से, उसमें विभिन्न प्रकार के टेक्निक की सहायता से एक टीचिंग मेथड में उसका जो है वो प्रयोग करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अ टीचिंग मेथड comprises the principles and methods used by teacher to enable students learning। कहने का मतलब है कि शिक्षण विधि बहुत सारे सिद्धांतों का और विधियों का, तरीकों का जो है एक जो है मिला जुला रूप है, जिसका प्रयोग शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए क्लास में करते हैं। इसका दूसरा अर्थ समझिए, यह कुछ करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। यानी कि मेथड का मतलब, टीचिंग मेथड का मतलब हुआ है कि एक सिस्टेमेटिक तरीका होता है किसी कार्य को करने का। इसके बाद इसका तीसरा अर्थ देखते हैं कि मीनिंग ऑफ टीचिंग, इसमें विभिन्न शिक्षण तकनीकों से युक्त विभिन्न चरणों की तार्किक व्यवस्था होती है। कहने का मतलब शिक्षण की विधि में, ध्यान से सुनिए कि शिक्षण की विधि में बहुत सारे शिक्षण तकनीकों से युक्त विभिन्न चरणों की लॉजिकल यानी कि तार्किक व्यवस्था होती है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है और किस सिद्धांत के अनुसार चलना है, कौन कौन सा टेक्निक अपनाना है, ये सारी चीजें टीचिंग मेथड में होते हैं। अब इसका चौथा अर्थ देखिए कि शिक्षण की विधि सीधे पाठ की प्रस्तुति से संबंधित है। आप क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? तो जो टॉपिक है, जो पाठ है, उसको आप प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, जिसे एक शिक्षक को उपयोग करना चाहिए और यह विषय की प्रकृति और शिक्षक के चातुर्य पर निर्भर करता है। चातुर्य का मतलब है टैक्ट, स्मार्टनेस, बुद्धिमत्ता पूर्ण किया गया काम। मान लीजिए कि आप सबको पढ़ाना है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है छठी क्लास में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार पढ़ाने हैं, तो कोई शिक्षक जाएंगे सीधे क्लास में जाकर के जो है और ड्राइंग बना देंगे बोर्ड पे, ड्राइव करके और पढ़ा देंगे। कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो एक्चुअल में कुछ चीजों को बना करके ले जाएंगे और मूर्त रूप में, रियल फॉर्म में वहां पे तो उसको जोड़ करके त्रिभुज बना के दिखाएंगे। 3 तरह के डंडे होंगे, 3 अलग अलग प्रकार के डंडे होंगे, लंबाई चौड़ाई, सॉरी उसके जो है समकोण त्रिभुज बनाने के लिए अलग होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए अलग होंगे, और उन सारे चीजों को जोड़ करके क्लास में बच्चों को दिखाएंगे और सभी बच्चों को मौका देंगे कि तुम लोग इसको करके देखो। इससे क्या होगा, ये कि प्रेजेंटेशन जो होगा, पाठ का जो प्रेजेंटेशन होगा शिक्षक के द्वारा, वो बहुत ही प्रभावी होगा। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि शिक्षक जो है अपने टेक्स्ट
टैक्टफुलनेस से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने स्मार्टनेस से टीचिंग के जो विषय होते हैं, जो सब विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं स्मार्ट वे में। टीचिंग मेथड्स में एक और चीज है इसमें कि टीचिंग मेथड जो होता है ये है मैक्रो अप्रोच ऑफ टीचिंग। यह शिक्षण विधि जो है शिक्षण का एक सूक्ष्म दृष्टिकोण है, यानी कि बहुत ही माइन्यूटली इसमें चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और इसके अंदर कई प्रकार के चूंकि टीचिंग टेक्निक्स होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही सूक्ष्म गहनता के साथ देखा जाता है और फिर इसको किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं: प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो है टीचिंग मेथड्स हैं जो हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगली इसके बाद हम चलते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। शिक्षण रणनीति। रणनीति तो मिलिट्री वाले बनाते हैं, सैनिक लोग बनाते हैं। तो क्या एक शिक्षक पढ़ाने के लिए रणनीति बना सकते हैं? सोचिए, बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये पहले से सेट हो जाता है कि इस टॉपिक को जो मैं पढ़ाऊंगा तो इस तरह से पढ़ाऊंगा, इसमें ये वाला मेथड, फिर दूसरा मेथड और फिर ये तीसरा मेथड। कहने का अर्थ है कि टीचिंग स्ट्रेटजी जो होती है, शिक्षण की जो रणनीति होती है, उसमें एक से अधिक शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाता है। और एस्टन और मोरिस नाम के एजुकेशनिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बताया था कि यह जो है शिक्षण रणनीति किसी एक सबक के लिए एक सामान्यीकृत योजना है, प्लानिंग होती है, जिसमें संरचना, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और योजनाबद्ध रणनीति की रूपरेखा शामिल होती है और जो रणनीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक है। उनके कहने का मतलब है कि इसमें टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इन सारे चीजों को वेल प्लान करके जो है, तैयार करके जो है योजना बनाई जाती है और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद जो पढ़ाने का मकसद होता है क्लास के अंदर, वो पूरा हो जाता है। इसके दूसरे मीनिंग को देखते हैं। स्ट्रेटजी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन टीचिंग मेथड। यस, बिल्कुल, ये याद रखिएगा, ये आपके सीटेट वगैरह में आ सकते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजी जो होती है शिक्षण की विधि से बड़ी होती है, व्यापक होती है या नहीं होती है? तो बिल्कुल ये शिक्षण की विधि से ये व्यापक होती है। टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन टीचिंग मेथड। इट इज अ माइक्रो अप्रोच ऑफ टीचिंग। आप यहाँ पर एक चीज का करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, माइक्रो है MICRO, यहाँ पे MACRO होगा। बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ माइक्रो अप्रोच ऑफ टीचिंग। एक्चुअली यहाँ पे होगा MACRO, मैक्रो होगा, माइक्रो नहीं होगा, यहाँ पे होगा मैक्रो, MACRO, मैक्रो अप्रोच ऑफ टीचिंग। यह जो है एक शिक्षण विधि, शिक्षण की जो स्ट्रेटजी है, शिक्षण की जो तकनीकी है, यह जो है शिक्षण का एक व्यापक धारणा है। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी मिस्टेक है टाइपिंग में। यह शिक्षण की एक सूक्ष्म दृष्टिकोण है, नहीं, यह शिक्षण का एक व्यापक दृष्टिकोण है। माइक्रो में MACRO कर दीजिए और यहाँ पे सूक्ष्म को लीजिए कि ये व्यापक दृष्टिकोण है। इसके बाद चलते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी इज ए लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल। यानी शिक्षण रणनीति यह एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई कार्य योजना की दीर्घकालिक योजना होती है। यानी कि ये लॉन्ग टाइम में किसी काम को पूरा करने के लिए किया गया यह एक प्लानिंग होता है। और ये सारी चीजें एक शिक्षक के दिमाग में सारी चीज पहले से मौजूद होती है। पढ़ाने के पहले वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, कौन सा टीचिंग टेक्निक होगा, कौन सा टीचिंग मेथड होगा, क्या हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी होगी। और ये जो सारी चीजें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर शिक्षक की अपनी शिक्षण के प्रति एक अवधारणा होती है, एक उपागम होता है, एक दृष्टिकोण होता है। यानी कि हर टीचर का अपना अपना टीचिंग अप्रोच होता है, जो हम अगले वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं आपको।
रेसिप्रोकल लर्निंग स्ट्रेटजी, माइंड मैप, कॉलिंग ऑन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर बच्चों को बुलाना, कुछ लिखने के लिए कहना, कुछ कहानी कह देना, कुछ डायलॉग्स बच्चों से बुलवा देना, बच्चों को बोलना कि आपस में एक दूसरे को पढ़ाओ, बच्चों को बोल दिया कि तुम ये सारा चीज अपने से करके देखो, या किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दिया और फिर बच्चों को छोड़ दिया कि तुम इसको पूरा करो, एक दूसरे की कॉपी चेक करो, एक दूसरे की नोटबुक चेक करो। इन सारी चीजों को हमने हिंदी में भी यहाँ पर दे दिया है। पारस्परिक सीखने की रणनीति, दिमागी मानचित्र, ब्लैक बोर्ड पर कॉल करना, बच्चों को बुलाना, छात्रों को डिक्टेशन देना, समकक्ष प्रशिक्षण, एक दूसरे को बताना, एक्सपेरिमेंट करवाना, ये सारे सहकर्मी का मूल्यांकन करना, अपना प्रतिबिंबन करना, दीज थिंग्स आर टीचिंग स्ट्रेटजी। ये सारे जो है टीचर के द्वारा अपनाई गई रणनीति होती है, जिसकी सहायता से वो किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। इसमें आप कुछ तस्वीर को देखिए इस स्लाइड के ऊपर, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजी, विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों के बारे में ये तस्वीरें कुछ बताती है। कहीं पर आप देख रहे हैं तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड का यूज कर रही हैं, कहीं पे वो प्रश्न पूछ रही हैं, कहीं पे वो एक्सप्लेन कर रही हैं, कहीं पे बच्चे कंप्यूटर पे मोबाइल से भी लर्निंग कर रहे हैं। तो ये जो टीचिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो रणनीतियां होती है, इसके अंदर कई प्रकार के टीचिंग मेथड का सहारा लिया जाता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, टीचिंग अप्रोच। यह टीचिंग अप्रोच सबसे ऊपर होता है। आपको इसके पहले शुरुआत में हमने दिखाया था कि सबसे नंबर 1 पे था क्लासरूम के अंदर होने वाली क्रियाविधियां जो बच्चे करते हैं, और उन्हीं क्रियाविधियों को अगर सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से सोच समझ के कराया जाता है तो टीचिंग टेक्निक बन जाता है, प्रविधि या तकनीक। फिर बहुत सारे टेक्निक्स की सहायता से टीचिंग मेथड बन जाते हैं, शिक्षण की विधि बन जाती है, और बहुत सारे एक से अधिक शिक्षण विधियों की सहायता से टीचिंग की एक स्ट्रेटजी बन जाती है। और उस स्ट्रेटजी को बहुत कई प्रकार के स्ट्रेटजी को शिक्षक जो है प्लान करके अपने टॉपिक को, अपने लेसन्स को, अपने पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के यूनिट्स को पूरा करते हैं। तो ये उनके पढ़ाने का एक पार्टिकुलर उपागम होता है, एक पार्टिकुलर अप्रोच होता है। तो उसी अप्रोच की हम बात करते हैं। ये है क्या? गौर से देखिए, ये सबसे ऊपर है। यह सिद्धांतों, विश्वासों और सीखने के प्रकृति के बारे में विचारों का एक समूह है जो कक्षा में लेन देन करता है। यहाँ पर लेन देन का मतलब हुआ कि ट्रांसैक्ट करता है, ज्ञान वर्धन करता है। यह शिक्षण प्रक्रिया के प्रति व्यक्ति का आत्म दृष्टिकोण है, अपना व्यू ऑफ पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पढ़ाने का अप्रोच अलग है, दूसरे वाले सर के पढ़ाने के अप्रोच अलग हैं, तीसरे वाले मैडम के पढ़ाने के अप्रोच अलग हैं। आप सब अपने स्कूल के टीचर्स को याद कीजिए, सभी टीचर्स के पढ़ाने का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर उनके अपने अपने टीचिंग स्टाइल्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी जो है सीमाएं होती है, उनके अपने अपने ज्ञान का जो क्षेत्र होता है, आत्मविश्वास होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि शिक्षण का जो उपागम है या दृष्टिकोण है, यह जो है उस शिक्षक की अपनी खास जो है, जो व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण होती है, उससे यह जुड़ा हुआ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं टीचिंग अप्रोच में। शिक्षण दृष्टिकोण शिक्षण और सीखने को देखने का एक तरीका है, एक नजरिया है। कहने का मतलब कि टीचिंग अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। मैं कैसे शिक्षा के बारे में सोचता हूँ, मेरा कैसे बच्चों के बारे में सोचने का तरीका है, उनके सीखने का तरीका है, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे किस परिवेश के हैं, गांव के हैं, देहात के हैं, अमीर घर के हैं, गरीब घर के हैं, मध्यम वर्ग के हैं। बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कराते हैं। क्या क्या सुविधाएं हमारे पास है, क्या क्या सुविधाएं नहीं है, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि टीचिंग अप्रोच शिक्षण और अधिगम को देखने का एक तरीका है कि हम कैसे कराएंगे। मान लीजिए कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटी क्लास के बच्चों को हम पढ़ाने के लिए गए हैं, बच्चों को वहां पर हमें ऐसा कोई चीज पढ़ाना है, लाभ और हानि गणित में पढ़ाना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है। तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे? तो कुछ शिक्षक क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे, सीधे 4-5 सवाल बता देंगे और बता करके छोड़ देंगे।
ऐसे लाभ हुआ, ये हानि हुआ, 2-4 उदाहरण दे। कुछ शिक्षक ऐसे भी करेंगे, सचमुच में उनको मार्केट में ले जाएंगे या अपने ही कॉलेज कैंपस में जो सुरेश जी का दुकान है वहां लेके जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे तुम यहाँ पर जो है सामान खरीदो, इतने का यह सामान है। या उन्होंने कितने का सामान कितने का खरीदा था, मान लें कि सुरेश जी ने 15 रुपये का एक कलम लिया और यहाँ पर बच्चों को 17 रुपये में दिया, तो इसमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये जो तरीका है, ये जो अवधारणा है, ये अपने अपने शिक्षक की खुद की अपनी अपनी सोच से उत्पन्न होती है। एक टीचिंग अप्रोच में कई शिक्षण की रणनीतियां होती है, बहुत सारे टीचिंग स्ट्रेटजी होते हैं। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोगों के सामने, जैसे इम्प्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव ऑब्लिक डिडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ पेडागोजी। आप सभी बच्चों के पास, आप बीएड के सभी बच्चों के पास पेडागोजी ऑफ हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है और कई सारे सब्जेक्ट। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, इन सारी चीजों को हम मिला करके पहले से प्लान करके, पहले से हमारे दिमाग में ये सारी व्यूह रचना बन चुकी है, शिक्षण की युक्तियां हमने तैयार कर ली है और उस चीज को हम क्लास में पढ़ाएंगे। बच्चों को हमें पढ़ाना है नॉन, तो नॉन में हम कुछ कुछ शिक्षक जाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे कि नॉन देखो, नॉन इज द नेमिंग वर्ड, नॉन द पर्सन प्लेस और थिंग्स, कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है। तो कुछ शिक्षक क्या करेंगे, पहले उसकी परिभाषा देंगे। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो मैं परिभाषा नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हारा नाम क्या है, राम, तुम्हारा नाम क्या है, सीता, तुम्हारा नाम क्या है, गीता, ये क्या है, स्कूल की बिल्डिंग, ये क्या है, मैदान, ये क्या है, हॉस्पिटल। उदाहरण देकर के तब हम लास्ट में ऊपर में सबसे बाद में पहुंचेंगे उसकी परिभाषा पे। तो ये हो गया इंडक्टिव, सोचने पे मजबूर करना। ज्ञान वर्धन में ये ज्यादा सहायक होती है, ये जो लर्निंग होती है अच्छी होती है। लेकिन उसी टॉपिक को पढ़ाते वक्त कुछ ऐसे भी जगह होंगे जहां पर हमें पहले सिद्धांत बताना होगा, फिर उसके बाद हमें जो है उदाहरण देने होंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि शिक्षक के द्वारा, शिक्षक की जो उपागम होती है उसमें वो कई प्रकार के टीचिंग जो है स्ट्रेटजी, टेक्निक्स, मेथड्स का जो है वो सहायता लेते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच भी है और ये विधियां भी है। पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव को अप्रोच ही माना जाता था, लेकिन आजकल की किताबों में आप देखेंगे तो बहुत सारे लेखकों ने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग कर रखा है, जो कई मायनों में सही भी है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, टीचिंग इंग्लिश थ्रू बाइलिंगुअल मेथड, इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड एंड यूज ऑफ अदर टीचिंग स्ट्रेटजी लाइक डिक्टेशन, लॉर्ड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। ये एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आप मान लीजिए कि बिहार के अपने मोतिहारी के किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे के जो बैकग्राउंड है वो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। तो मध्यम वर्गीय परिवार में आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले माता पिता शायद ही कहीं होंगे। तो हमें क्या करना होगा, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन मेथड भी अपनाना होगा। जरूरत पड़ने पे इंग्लिश टू इंग्लिश भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और साथ साथ हम बच्चों को हम इंग्लिश में डिक्टेशन कराएंगे। जिन बच्चों की इंग्लिश बोलने में, जिन बच्चों को दिक्कत आती है, उनको बोलेंगे तुम क्लास में खड़े होकर के लाउड रीडिंग करो, जोर से पढ़ो, घर पे पढ़ो। कभी कभी हम बोलेंगे बच्चे, सारे बच्चे, तुम सभी बच्चे एक साथ साइलेंट रीडिंग करो, चुपचाप मन को मौन वाचन करो, सॉरी मौन रीडिंग करो, मौन पाठन करो, पढ़ो। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये सारे जो स्ट्रेटजीज हैं, ये सारे उपागम के जो एक उदाहरण है जो एक ही क्लास में, एक ही समय में एक शिक्षक जो है अपनाते हैं। एक हमने तस्वीर दी है आप लोगों को देखने के लिए, गौर से देखिए। यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं जैसे कुछ वो बना रहे हैं, कुछ सेट कर रहे हैं। वहाँ बड़े बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच, मीन्स बच्चों को शिक्षक ने सारी चीजें समझा दी, बता दी और उनको कहा कि बेटा अब तुम इन सारी चीजों को खुद से करो। अब जब बच्चे उन सारी चीजों को खुद से करते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि ओ एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो जब हम उन चीजों को करते हैं तो बच्चों के अंदर, हमारे अंदर लर्निंग होती है और जब हम शिक्षक उन चीजों को कराते हैं
तो हमारे लिए वो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग हो गया, और बच्चे जब सीखते हैं तो उनके लिए कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हो गया। लेकिन एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव टीचिंग में शिक्षक की भूमिका जो होती है, एक मार्गदर्शक की होती है, एक मैनेजर की होती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले की होती है, और सीखने की जो मुख्य प्रक्रिया है वो बच्चों के द्वारा खुद ब खुद होती है। बच्चे खुद जो है सीखते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं दे आर इन द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र बिंदु में होते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने एक स्लाइड दे दिया है आप लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए, कि टीचिंग के जो अप्रोच होते हैं, शिक्षण के जो उपागम है, जो दृष्टिकोण है, यह जो है दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। इन चीजों के बारे में हम लोग आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, ये केवल हमने आपकी जानकारी के लिए दे दिया है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड आप लोगों को दिख रहा होगा अपने अपने मोबाइल पे। सर्कल्स बने हैं, बहुत सारे वृत्त बने हैं, जिस वृत्त में सबसे नीचे, सबसे अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी, वर्ग कक्ष के अंदर होने वाली गतिविधियां। फिर उसके बाद दूसरे वाले वृत्त में जैसे लिखा हुआ है टेक्निक्स, तीसरे वाले में मेथड, चौथे वाले में स्ट्रेटजी, और सबसे बाहर पांचवें वाले में अप्रोच। कहने का मतलब बच्चों कि अप्रोच जो होते हैं वो सबसे ऊपर है, सबसे व्यापक है, उसके अंदर कई प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। यानी हिंदी में उपागम सबसे ऊपर है, उपागम के अंदर कई प्रकार की शिक्षण की रणनीतियां होती है, और शिक्षण की रणनीति के अंदर कई प्रकार के शिक्षण की विधियां होती है, और शिक्षण की विधियों के अंदर कई प्रकार के शिक्षण की तकनीकें होती है, जो कि शिक्षक का अपना अपना टीचिंग स्टाइल्स होते हैं। और उस सब के अंदर सबसे नीचे, सबसे अंदर में क्या होता है? वर्ग कक्ष के अंदर होने वाली क्रियाएं।